इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आयतनात्मक विश्लेषण की, यानी वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। आप सभी लेबोरेटरीज में टाइट्रेशन यानी कि अनुमापन जरूर करते होंगे। यह टाइट्रेशन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ही होता है। आयतनात्मक विश्लेषण क्या होता है, क्यों किया जाता है, किस तरह किया जाता है, इन सब पर हम ये हमारे वीडियो की जो सीरीज है आयतनात्मक विश्लेषण, उसमें चर्चा करेंगे। इसके पहले भाग में हम बात करेंगे आयतनात्मक विश्लेषण में जो अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं, जो अलग अलग पद यूज करते हैं, उनके बारे में कि आखिर उनका मतलब होता क्या है। तो सबसे पहले ये जाने कि यह विश्लेषण क्या है। किसी भी पदार्थ का परिमाणात्मक आकलन दो प्रकार से किया जा सकता है। मोटे रूप से जाने कि किसी पदार्थ में क्या मिला हुआ है या किसी विलयन में वो पदार्थ कितना है। यह जानने के लिए दो तरह की एनालिसिस हो सकते हैं, भारात्मक विश्लेषण और आयतनात्मक विश्लेषण, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि भारात्मक विश्लेषण में किसी पदार्थ का भार, वजन ज्यादा मायने रखता है, जबकि आयतनात्मक विश्लेषण में सारी प्रक्रियाएं आयतन पर आधारित होती है। आयतनात्मक विश्लेषण में हम विलयन के आयतनों को मेजर करते हैं, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन को पूरा करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आयतनात्मक विश्लेषण में किसी पदार्थ के अज्ञात विलयन के निश्चित आयतन में किसी मानक विलयन को धीरे धीरे मिलाकर अभिक्रिया को पूर्ण होने देते हैं, और इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में जो उस मानक विलयन का जितना आयतन काम में आता है, जितना यूज करते हैं, उसको हम नोट कर लेते हैं। और अभिक्रिया पूरी किस समय हुई यह पता लगता है किसी सूचक के माध्यम से। अलग अलग अभिक्रियाओं में अलग अलग सूचक काम में आते हैं, जिसके बारे में हम आगे और पढ़ेंगे। और फिर शुरू होता है कैलकुलेशन का पार्ट। कैलकुलेशन के जरिए हम पदार्थ की मात्रा का आकलन कर सकते हैं। सरल शब्दों में कहें तो वो सारी प्रक्रियाएं जिसमें किसी अज्ञात सांद्रता के विलयन की ज्ञात सांद्रता के मानक विलयन के साथ अभिक्रिया कराकर और क्रिया में प्रयुक्त आयतनों द्वारा सांद्रता ज्ञात की जाए, अनुमापन कहलाता है। और अनुमापन पार्ट है हमारे आयतनात्मक विश्लेषण का। लेबोरेटरीज में आयतनात्मक विश्लेषण को भारात्मक विश्लेषण की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके कुछ कारण हैं कि क्यों वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ज्यादा एप्रोप्रिएट है। पहला कारण है सरलता इसकी, क्योंकि आयतनात्मक विश्लेषण सुगमता पूर्वक किए जा सकते हैं, बहुत ही सरलता से हो जाता है। इनमें जो एपरेटस काम में आते हैं, ब्यूरेट, पिपेट आदि, इनको हैंडल करना भी काफी इजी होता है। दूसरा कारण है समय का, कि आयतनात्मक विश्लेषण काफी कम समय में हो जाते हैं। इसकी तुलना में भारात्मक विश्लेषण में काफी अधिक समय लगता है। तीसरी बात है परिणामों की, कि आयतनात्मक विश्लेषण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो ज्यादा शुद्ध होते हैं, ज्यादा विश्वसनीय होते हैं, जबकि भारात्मक विश्लेषण में जो परिणाम प्राप्त होते हैं वो ज्यादा अधिक विश्वसनीय नहीं होते हैं। इसका कारण है कि भारात्मक विश्लेषण में पहले प्रेसिपिटेशन होता है, यानी कि अवक्षेपण, फिर फिल्ट्रेशन करते हैं,
यानी कि उसको छानते हैं, फिर उसका शुष्कीकरण होता है, उसको गर्म करते हैं और भी कई प्रक्रिया करते हैं। जितनी ज़्यादा प्रक्रिया होती हैं उतनी ज़्यादा त्रुटि की संभावना होती है, एरर्स की पॉसिबिलिटीज होती है और उससे फिर रिजल्ट ज़्यादा विश्वसनीय नहीं रह जाते। अंतिम बात है उपयोगिता की। तो आयतनात्मक विश्लेषण ज़्यादा उपयोगी होते हैं बनस्पत के भारात्मक के, क्योंकि आयतनात्मक विधियों को हम काफ़ी जगह काम में ले सकते हैं, जबकि भारात्मक विधियों की अपनी सीमाएं होती हैं। अब ये जो आयतनात्मक अनुमापन है वह कई प्रकार के होते हैं। हम अपनी सीरीज में केवल 2 प्रकार के अनुमापनों का अध्ययन करेंगे और वे हैं ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, इसे शॉर्ट में रेडॉक्स टाइट्रेशन भी कहा जाता है। दूसरा संकुलमितीय अनुमापन यानी कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। इन दोनों अनुमापनों यानी कि ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन और संकुलमितीय अनुमापन, इन पर विस्तृत चर्चा करने से पहले टाइट्रेशंस में जो टर्म्स काम में लेते हैं, जो पद जनरली काम में आते हैं, उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहला मानक विलयन, इस पर चर्चा करेंगे। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक मानक विलयन और द्वितीयक मानक विलयन, यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इसके अतिरिक्त जो पद काम में आते हैं, अज्ञात विलयन, विलयन की सांद्रता, तुल्य बिंदु, अंतिम बिंदु। तो हम पहले इन सब टर्म्स के बारे में थोड़ी बात करेंगे, फिर हम चर्चा करेंगे ऑक्सीकरण अपचयन अनुमापन क्या है और संकुलमितीय अनुमापन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं मानक विलयन की। ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता ज्ञात हो उन्हें मानक विलयन कहा जाता है। मानक विलयन को ही प्रामाणिक विलयन कहा जाता है। सामान्यतः बोलचाल में हम इसे नॉन सॉल्यूशन या ज्ञात विलयन भी कहते हैं। मानक विलयन 2 तरह के हो सकते हैं, प्राथमिक मानक विलयन यानी कि प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और दूसरा द्वितीयक मानक विलयन यानी कि सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। अब देखें कि प्राथमिक मानक विलयन क्या है। जब किसी पदार्थ की सही मात्रा बिल्कुल सही, जितनी चाहिए उतनी ही तोलकर उसे किसी निश्चित मात्रा के विलायक में घोलें और पदार्थ बिल्कुल शुद्ध अवस्था का हो, तो जो विलयन बनता है उसे हम प्राथमिक मानक विलयन कहते हैं। और जो पदार्थ इसमें काम में लिया जाता है उसे हम प्राथमिक मानक पदार्थ कहते हैं। तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या आवश्यक हुआ कि एक तो पदार्थ अपनी शुद्धतम अवस्था में हो, दूसरा कि उसको बिल्कुल सही, जितनी आवश्यकता हो उतना बिल्कुल सही एक्यूरेट तोलें, और फिर विलायक की मात्रा भी बिल्कुल सही सही मापी गई हो। तो जब इन तीनों कंडीशंस को हम फॉलो करते हैं तो जो विलयन बनता है उसे हम प्राथमिक मानक विलयन कहते हैं। और जो पदार्थ काम में लेना है वह प्राथमिक मानक पदार्थ है। तब यह देखते हैं कि कौन सा पदार्थ प्राथमिक मानक पदार्थ हो सकता है। प्राथमिक मानक पदार्थ के कुछ गुण होने चाहिए। पहली बात जो कि हमने अभी चर्चा की थी कि पदार्थ अति शुद्ध अवस्था में होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि यानी कि इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए। पदार्थ एकदम ड्राई यानी कि शुष्क होना चाहिए। तोलते समय उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए, कि जब हम तोलेंगे तो वायुमंडल की उपस्थिति होगी, आसपास की हवा होगी, उसकी वजह से उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। पदार्थ की संरचना स्थायी होनी चाहिए।
हवा में रखने पर हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसें, उसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और महत्वपूर्ण बात कि जब इसका विलयन हम बना लें एक बार, तो समय के साथ कई दिनों तक रखे तब भी उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। यह पदार्थ विलायक में शीघ्र घुलनशील होना चाहिए, और जब हम टाइट्रेशन कर रहे हों और जो दूसरे जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उनके साथ में इसकी जो रिएक्शन है वो स्टोइचियोमेट्रिक यानी कि स्टोइकियोमेट्रिक होनी चाहिए। जहां तक संभव हो उच्च तुल्यांकी भार वाले पदार्थों को प्राथमिक मानक पदार्थ के रूप में काम में लेना चाहिए, क्योंकि जितना उच्च तुल्यांकी भार होगा तोलने में त्रुटि होने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। प्राथमिक मानक पदार्थ के लवण जल योजित नहीं होने चाहिए। यहाँ आपकी स्क्रीन पर नीचे की तरफ कुछ पदार्थ दर्शाए गए हैं: सोडियम कार्बोनेट, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम डाइक्रोमेट, फेरस अमोनियम सल्फेट, ऑक्जेलिक एसिड, कॉपर सल्फेट। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनको सामान्यतः हम प्राथमिक मानक पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं, और इनसे बना विलयन प्राथमिक मानक विलयन कहलाता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन यानी कि द्वितीयक मानक विलयन की और द्वितीयक मानक पदार्थों की। अभी जब हम बात कर रहे थे प्राथमिक मानक विलयन की, तो हमने बात की थी कि उसको बिल्कुल सही तोलेंगे, पदार्थ बिल्कुल शुद्ध अवस्था में होगा, और फिर विलायक की भी बिल्कुल निश्चित मात्रा ली जाएगी। जब ऐसा कर हम विलयन बना लेते हैं तो उसकी सांद्रता हम गणितीय सूत्रों से ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन ऐसे मानक विलयन जिनकी सांद्रता सिर्फ और सिर्फ गणितीय सूत्रों से ज्ञात नहीं की जा सकती हो, बल्कि किसी प्राथमिक मानक विलयन से टाइट्रेशन करने के बाद ही उनकी सांद्रता का निर्धारण हो सकता हो, उन्हें हम द्वितीयक मानक विलयन कहते हैं। अन्य शब्दों में अगर हम बात करें कि ऐसे विलयन जिनको बनाने के ठीक पश्चात जब तक किसी प्राथमिक मानक विलयन के साथ उन्हें अनुमापित न कर लें यानी कि टाइट्रेट न कर लें, तब तक हम उनकी सांद्रता नहीं बता सकते, उन्हें हम द्वितीयक मानक विलयन कहते हैं। जब एक बार प्राथमिक मानक विलयन के साथ टाइट्रेट करने के बाद हम उनकी सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं, उसके पश्चात हम उन्हें प्राथमिक मानक विलयन की तरह काम में ले सकते हैं। तो ऐसा कोई विलयन जिसकी सांद्रता प्राथमिक मानक विलयन के साथ अनुमापन के बाद ही निर्धारित की जा सकती हो, उन्हें हम द्वितीयक मानक विलयन कहते हैं। सरल शब्दों में ऐसा विलयन जिसमें घुले हुए विलय की सांद्रता प्राथमिक मानक विलयन के साथ अनुमापन द्वारा निर्धारित की जाती हो, उसे हम द्वितीयक मानक विलयन कहते हैं। और उसमें जो पदार्थ काम में लेते हैं उसे हम द्वितीयक मानक पदार्थ कहते हैं। जब किसी पदार्थ में प्राथमिक मानक पदार्थ की विशेषताएं नहीं पाई जाती हूं, अभी हमने चर्चा की थी कि प्राथमिक मानक पदार्थ में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। जब किसी पदार्थ में वह विशेषताएं नहीं हो, यानी कि मूल रूप से कहें तो पदार्थ स्थायी संरचना वाला न हो, वायुमंडल में उपस्थित गैसों से उसकी संरचना में परिवर्तन आ जाता हो, तो वह पदार्थ द्वितीयक मानक पदार्थ कहलाते हैं। बिल्कुल सही मात्रा में तोलकर और उपयुक्त विलायक में घोलने से जो इनका विलयन बनता है, उनको हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या प्राथमिक मानक विलयन नहीं कह सकते। इन विलयन की बिल्कुल सही सांद्रता ज्ञात करने के लिए जरूरी है कि इनका अनुमापन यानी इनकी टाइट्रेशन किसी मानक विलयन के साथ की जाए।
सामान्यतः प्रयोगशाला में जो काम में लेते हैं KMnO4, NaOH या KOH के विलयन, ये सभी द्वितीयक मानक विलयन है। हम प्रयोगशाला में जब KMnO4 या NaOH इनकी विलयन बनाते हैं तो सही मात्रा में तोलते हैं और सही मात्रा में विलायक मिलाकर इनका विलयन तैयार करते हैं, लेकिन उसके पश्चात किसी प्राथमिक मानक विलयन की सहायता से इनकी सही सही सांद्रता ज्ञात करते हैं और फिर हम अपने प्रयोग की आगे के स्टेप्स करते हैं। अब बात करते हैं अज्ञात विलयन की। सामान्यतः प्रयोगशाला में आप दो टर्म काम में लेते हैं, नॉन सॉल्यूशन एंड अननोन सॉल्यूशन। तो नॉन सॉल्यूशन तो वो है जो कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। यदि वो प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो उसकी सांद्रता को सिर्फ गणित की कैलकुलेशन से हम निकाल लेते हैं। यदि वह सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है तो पहले किसी प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से उसकी सांद्रता ज्ञात करते हैं, फिर उसे मानक विलयन मान लेते हैं। तो हमारे पास दो तरह के विलयन होते हैं, एक नॉन सॉल्यूशन और एक अननोन सॉल्यूशन। तो अननोन सॉल्यूशन या अज्ञात विलयन वह विलयन होता है जिसकी सांद्रता में ज्ञात नहीं होती है और प्रयोगशाला में जो हम प्रयोग करते हैं उसके जरिए उसकी सांद्रता को ज्ञात करते हैं और ये सांद्रता ज्ञात करने के लिए ही हम अनुमापन यानी कि टाइट्रेशन करते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि टाइट्रेशन क्यों करते हैं तो यह उत्तर दिया जा सकता है कि ऐसा कोई विलयन जिसकी की सांद्रता ज्ञात नहीं हो और ऐसा कोई विलयन जिसकी की सांद्रता ज्ञात हो, तो ज्ञात विलयन की सांद्रता से अज्ञात सांद्रता वाले विलयन की सांद्रता को ज्ञात करना ही टाइट्रेशन होता है। अब जब हम यहां बात कर रहे हैं विलयन की सांद्रता, तो ऐसे में प्रश्न उठता है कि विलयन की सांद्रता है क्या। इस विलयन की सांद्रता को समझने के लिए पहले हम अगर यह देख लें कि इसे हम व्यक्त कैसे करते हैं, इसे एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, तो हम ज्ञात कर पाएंगे कि विलयन की सांद्रता है क्या। विलयन की सांद्रता को हम ग्राम प्रति लीटर में, मोलरता में, नॉर्मलता में, प्रतिशतता में और मोललता में व्यक्त कर सकते हैं। ये 5 तरीके आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे जिससे कि हम किसी विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ यह ध्यान जरूर दीजिएगा कि मोलरता और मोललता दो अलग अलग पद हैं, दो अलग अलग टर्म हैं। कई बार उच्चारण में त्रुटि की वजह से मिसकॉन्सेप्ट बन जाता है, तो इस पर कृपया विशेष ध्यान दें। आप अपने स्क्रीन पर दूसरे नंबर पर देख रहे होंगे मोलरता और 5वें नंबर पर मोललता। इन दोनों में फर्क होता है। इनमें क्या फर्क है ये हम बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्राम प्रति लीटर की। जब किसी विलयन के 1 लीटर में, 1 लीटर यानी 1000 ml में पदार्थ की जितनी मात्रा ग्राम में घुली हुई हो, यानी कि पदार्थ की मात्रा चाहिए हमको ग्राम में। अगर 1 किलो मात्रा हो तो हम उसे 1000 ग्राम कहेंगे, आधा किलो मात्रा है तो हम उसको 500 ग्राम कहेंगे। तो पदार्थ की मात्रा को हम लेंगे ग्राम में और विलयन के जो आयतन को लेंगे हम लीटर में। तो 1 लीटर में पदार्थ जितने ग्राम में घुला हुआ है उसको जब हम व्यक्त करते हैं तो वह ग्राम प्रति लीटर उस विलयन की सांद्रता कहलाती है। एक उदाहरण आप स्क्रीन पर बिल्कुल नीचे देख पा रहे हैं कि किसी विलयन के 100 ml में 5 ग्राम पदार्थ घुला हुआ है। अब ये सिंपल सी कैलकुलेशन है कि जब 100 ml में 5 ग्राम है तो 1000 ml में 50 ग्राम होगा और 1000 ml में पदार्थ जितनी मात्रा में ग्राम में घुला हुआ है वो उसकी सांद्रता हो जाएगी। तो यहां सांद्रता हो गई 50 ग्राम प्रति लीटर। यदि यही 5 ग्राम 1 लीटर में घुला हुआ होता तो हम सांद्रता को कह देते कि इसकी सांद्रता 5 ग्राम प्रति लीटर है। तो नट शेल में हम ये कह सकते हैं कि 1 लीटर में पदार्थ के जितने ग्राम हैं उनको प्रदर्शित करना उसकी ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है। 1 लीटर में अगर 70 ग्राम है
तो 17 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हो गई। 1 लीटर में 300 ग्राम है तो 300 ग्राम प्रति लीटर की सांद्रता हो गई। अब बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। वह विलयन जिसके 1 लीटर में किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार घुला हो, वह नॉर्मल विलयन कहलाता है। अभी हमने देखा था कि पदार्थ के जितने ग्राम 1 लीटर में घुले हो तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता हो जाती है, लेकिन पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांकी भार 1 लीटर में घुला हो तो उसे हम नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। इसको एक उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। HCl और NOH की। HCl का तुल्यांकी भार 36.5 है, जबकि NOH का तुल्यांकी भार 40 है। तो जब HCl का 36.5 ग्राम या NOH का 40 ग्राम 1 लीटर में घोल दिया जाए तो वह उसका 1N यानी कि नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। एक बार पुनः बता दूं कि पदार्थ का तुल्यांकी भार यदि 1 लीटर में घुला हुआ होता है तो वह हम उसे उसका नॉर्मल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि NOH का तुल्यांकी भार 40 है, तो अगर 40 ग्राम NOH को 1 लीटर में घोल दिया जाए तो वह NOH का नॉर्मल सॉल्यूशन होगा। अब NOH का अगर 2N सॉल्यूशन चाहिए तो हम NOH के 40 ग्राम का डबल यानी कि 80 ग्राम घोल देंगे। तो NOH के 1N सॉल्यूशन में क्या होता है कि 1 लीटर में 40 ग्राम NOH घुला हुआ होता है, और NOH का 2N सॉल्यूशन हुआ तो NOH का 80 ग्राम घुला हुआ होगा। अब यदि मैं ये कहूं कि किसी 1 लीटर में NOH के सिर्फ 20 ग्राम ही घुले हुए हैं, तो अगर 40 ग्राम होने पर वह नॉर्मल सॉल्यूशन यानी कि 1N होता है। तो जब हमने उसकी क्वांटिटी आधी कर दी यानी कि 20 ग्राम कर दिया तो वह सॉल्यूशन N/2 हो जाएगा। किसी भी विलयन की नॉर्मलता को ज्ञात करने का सूत्र आप अपने स्क्रीन पर नीचे देख पा रहे होंगे। नॉर्मलता बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन तुल्यांकी भार, या यूं कहें कि सांद्रता इक्वल्स टू नॉर्मलता इंटू तुल्यांकी भार। अब बात करते हैं मोलरता की। इससे पहले हम बात कर रहे थे नॉर्मलता की, अब बात करते हैं मोलरता की। वह विलयन जिसके 1 लीटर में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणु भार घुला हुआ हो, उसको उसका मोलर विलयन कहते हैं। वहां हम बात कर रहे थे तुल्यांकी भार की। तो मोटे रूप से याद रखें कि जब किसी 1 लीटर में पदार्थ का तुल्यांकी भार घुला हो तो वह हो जाता है उसका नॉर्मल सॉल्यूशन। जबकि अगर किसी 1 लीटर विलयन में किसी पदार्थ का अणुभार जितनी मात्रा अगर घुली हुई हो तो वह उसका 1M यानी कि मोलर सॉल्यूशन हो जाता है। सोडियम कार्बोनेट ऑक्जेलिक एसिड का उदाहरण यह स्क्रीन पर दिया गया है। सोडियम कार्बोनेट का अणुभार 100 है। अगर हम 100 ग्राम सोडियम कार्बोनेट को 1 लीटर में घोलते हैं तो वह सोडियम कार्बोनेट का 1M सॉल्यूशन होगा। अगर हम 200 ग्राम घोल देंगे तो वह उसका 2M सॉल्यूशन हो जाएगा। जबकि इसके बजाय हम सिर्फ 50 ग्राम घोलें तो वह उसका M/2 सॉल्यूशन हो गया। 25 ग्राम घोल देंगे तो उसका M/4 सॉल्यूशन हो गया। 10 ग्राम घोल दिया तो वह M/10 सॉल्यूशन हो जाएगा। तो मोलरता इक्वल्स टू ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अपॉन अणुभार। नॉर्मलता व मोलरता का अनुमापन में बहुत अधिक महत्व होता है। हम जितने भी रेडॉक्स टाइट्रेशन करते हैं उनमें जो कैलकुलेशंस होती हैं वह नॉर्मलता के आधार पर होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो रेडॉक्स रिएक्शंस होती है उसमें जो ऑक्सीकारक और जो अपचायक है
वह अपनी इक्विवेलेंट क्वांटिटी में यानी कि तुल्य मात्राओं में अभिक्रिया करते हैं। और जब वो तुल्य मात्राओं में अभिक्रिया करते हैं तो उनकी कैलकुलेशन इक्विवेलेंट वेट के आधार पे की जाती है, तुल्यांकी भार के आधार पे की जाती है। और तुल्यांकी भार पर आधारित है विलयन की नॉर्मलता। तो रेडॉक्स रिएक्शन में हम नॉर्मलता के आधार पर कैलकुलेशंस करते हैं, जबकि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम मोलरता के आधार पर कैलकुलेशंस करते हैं। प्रतिशतता, परसेंटेज। कई बार सांद्रता को हम परसेंटेज में भी व्यक्त करते हैं। तो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मात्रा को प्रतिशतता कहते हैं। यहां ध्यान रखें, विलायक के 100 ग्राम विलायक में विलय यानी कि सॉल्यूट, या जो अभी हम बात करें कि हमने कितना पदार्थ घोला है, तो जो पदार्थ घोला जा रहा है उसकी बात करें वह विलय है। तो जो पदार्थ हम घोल रहे हैं वह 100 ग्राम विलायक में कितना है उसको परसेंटेज, उसकी मात्रा कहेंगे। यदि 1000 ग्राम विलायक में पदार्थ के x ग्राम घुले हैं या विलय के x ग्राम घुले हैं तो उसकी प्रतिशतता हो जाएगी x/10। अगर 100 ग्राम में x घुला होता तो हम उसकी प्रतिशतता कहते हैं x है, लेकिन यह उदाहरण में हमने दिया है कि वह 1000 ग्राम में घुला है तो वो 10वां हिस्सा हुआ, तो उसकी प्रतिशतता हो गई x/10। अब बात करते हैं मोललता की। इसके पहले हम बात कर रहे थे मोलरता की। तो वह विलयन जिसका 1 किलो विलायक में किसी पदार्थ का 1 ग्राम अणुभार घुला हो, यानी विलायक 1 किलो है, उसका आयतन की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ विलायक 1 किलो हो और उसमें पदार्थ का जो 1 ग्राम अणुभार घुला है उसको हम, तो अगर 1 किलो विलायक में 1 ग्राम अणुभार घुले तो उसका मोलल सॉल्यूशन कहलाएगा, न कि मोरल। ये कहलाएगा मोलल सॉल्यूशन। तो मोललता इक्वल्स टू ग्राम प्रति किलो विलायक में सांद्रता अपॉन अणुभार। तो यहां आपने देखा होगा कि जब प्रतिशतता की और मोललता की बात करते हैं तो हम विलायक के भार की बात कर रहे हैं। प्रतिशतता में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऊपर कि 100 ग्राम विलायक की बात हुई है, आयतन की बात नहीं की है। और यही हमने मोललता में किया है कि 1 किलो विलायक की बात कर रहे हैं, आयतन यानी कि 1 लीटर की बात नहीं कर रहे हैं। तो मोललता और प्रतिशतता की जब भी बात करेंगे तो विलायक की मात्रा भार में ली जाएगी, न कि हम उसका आयतन लेंगे। अंतिम पद जिस पर कि हमें चर्चा करनी है, तुल्य एवं अंतिम बिंदु। तो टाइट्रेशन में हमें यह देखना होता है कि हमारी अभिक्रिया पूर्ण कहां होती है। तो जिस बिंदु पर अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है उसे तुल्य बिंदु कहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली यह पता करना कि अभिक्रिया कब पूरी हो गई, यह थोड़ा सा कठिन काम होता है। इसलिए जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें इंडिकेटर मिलाते हैं, सूचक मिलाया जाता है। और जैसे ही तुल्य बिंदु आ जाता है उसके ठीक बाद विलयन थोड़ा सा भी ज्यादा डालते हैं तब इंडिकेटर के रंग में परिवर्तन आता है। तो वह बिंदु जिस पर रंग परिवर्तन होता है वह अंतिम बिंदु कहलाता है। तो तुल्य बिंदु और अंतिम बिंदु में एक छोटा सा फर्क है कि तुल्य बिंदु वह है जिस पर कि अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है, जबकि अंतिम बिंदु वह है जिस पर हम सूचक के रंग परिवर्तन से ज्ञात करते हैं कि अभिक्रिया पूर्ण हो गई है। तो पहले तो तुल्य बिंदु आता है, फिर आता है अंतिम बिंदु। हालांकि यह जरूर है कि इन दोनों में कोई विशेष फर्क नहीं होता है, दोनों बहुत ही मात्रात्मक रूप से देखें तो दोनों मात्राएं बिल्कुल पास पास होती हैं, लेकिन अध्ययन के हिसाब से देखें तो तुल्य बिंदु वह होगा जिसमें की मात्रा थोड़ी कम होगी और अंतिम बिंदु वह होगा जो कि जिसमें मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आयतनात्मक विश्लेषण क्या है, ये 2 प्रकार के होते हैं। फिर
हमने यह भी जाना कि इनमें जो महत्वपूर्ण पद कौन कौन से काम में आते हैं और उन पदों के क्या मायने होते हैं। हमने यह भी जाना कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, उनकी सांद्रता को कैसे व्यक्त किया जाता है, और जब हम टाइट्रेशन कर लेते हैं तो तुल्य और अंतिम बिंदु क्या होता है। तो हमारा जो पहला स्टेप होता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना। तो ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किस तरह से बनाए जाते हैं और फिर आगे किस तरह से सूचकों का उपयोग करते हुए हम टाइट्रेशन कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे हमारे अगले भाग में। धन्यवाद।